ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 301। वह एक बार उसे छोड़ना चाहता था। वह गर्मी का एक गर्म दिन था। उस दिन हमारे माता पिता गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक अनाथालय में थे। मैं जानबूझकर उसे खेलने के लिए बाहर ले गया और जब मैं उसे पल्स स्क्वायर ले आया तो मैंने उससे कहा, मैं कुछ आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। एक बार जब मैं आइसक्रीम खरीद लूँगा तो मैं वापस आ जाऊँ। आगा, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर सकती हो? वह सहमत हो गई, लेकिन असल में मैं चुपके से निकल गया था। उस समय मुझे उम्मीद थी कि वह खो जाएगी। मैंने दुर्भावनापूर्ण रूप से ये भी कामना की थी कि बच्चे चुराने वाले उसे ले जाएं। ये तब हुआ जब हमारे माता पिता उस शाम घर आए और उसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि माँ ने उसे छोड़ दिया। मेरी माँ लगभग पागल हो गई और मेरे पिता ने मुझे सख्त सज़ा दी। मैंने आखिरकार स्वीकार किया कि मैंने उसे पल्स स्क्वायर पर छोड़ दिया था। हमारे माता पिता तुरंत बाहर भागे और स्क्वायर की तरफ गाड़ी चलाए। मैं भी साथ गया। आज तक मैं भूल नहीं सकता कि वह अभी भी पल्स स्क्वायर पर थी, इनोसेंटली हर राहगीर से पूछ रही थी, मैडम, क्या आप मुझे एक आइसक्रीम खरीद सकती हैं? एक बार जब आप इसे खरीद लेंगी तो मेरा भाई वापस आ जाएगा। इस बिंदु तक श्याम की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। तुम कभी कल्पना नहीं कर सकती कि 4 साल की बच्ची उस तरह की विनती करते हुए कैसी दिखती है। वह बहुत डरी हुई थी। वह पूरे दी न धूप में जल गई थी, उसका चेहरा पील ऑफ हो रहा था। लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, अजनबियों से भीख मांग रही थी। असल में बहुत से लोगों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे एक आइसक्रीम खरीद कर दी। लेकिन एक बार जब उसके पास ये थी तो वह बस वहाँ खड़ी इंतज़ार करती रही। लेकिन आइसक्रीम पिघल जाती है और जैसे बड़ी ही उसकी आइसक्रीम पिघलती थी, वह राहगीरों से एक और के लिए विनती करती थी। बहुत गर्मी थी, लेकिन उसने आइसक्रीम नहीं खाए। वह सिर्फ इंतज़ार करती रही, धैर्यपूर्वक। जब हमारे माता पिता ने उसे ढूंढा तो वह अभी अभी एक और आइसक्रीम पाने में कामयाब हुई थी। हमें देखकर वह आइसक्रीम लेकर दौड़ती हुई आई और एक खजाने की तरह मुझे पेश किया। भाई, ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। क्या अब हम घर जा सकते हैं? उस पल मैं बस वहीं टूट गया और रोने लगा। मेरे नीच व्यवहार और उसके मासूम कृत्य के कारण मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूलूंगा। इतनी सतर्क, इतनी विनम्र और खुश करने के लिए उत्सुक। वह तब सिर्फ 4 साल की थी। वह असल में जानती थी, है ना, कि मैं उसे छोड़ना चाहता था। जब हम घर पहुंचे तो मेरे माता पिता ने मुझे सख्त मारा और फिर रात के खाने के बिना रिफ्लेक्शन के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया। आधी रात को वह चुपके से एक छोटी खिड़की के माध्यम से बेसमेंट में चढ़ गई और अपने कपड़ों के भीतर से मुझे एक एप्पल दिया। उसने कहा, भाई, मैंने इसे तुम्हारे लिए छिपा कर रखा था, जल्दी से खा लो। उस पल से मैंने एक वादा किया, उसे फिर कभी नहीं छोड़ने का और जीवन भर उसकी रक्षा करने का। श्याम ने बहुत देर तक बात की, उनके बचपन की कई छोटी और बड़ी घटनाओं के बारे में। उनके माता पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन दोनों ने पारिवारिक उत्पीड़न से कैसे झेला और वे एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहे। ये सब सुनकर अनाया खुद को आंसू बहने से नहीं रोक पाए। उसने हमेशा माना कि वह दुर्भाग्यशाली थी, उसकी मां ने उसे कम उम्र में छोड़ दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया दुर्भाग्य से भरी हुई है। जो दर्द श्याम और शेफाली ने झेला, वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। श्याम ने अच्छे 2 घंटे तक बात की, जब तक कि दोपहर नहीं हो गई। जैसे ही उसने खत्म किया, श्याम के मुंह का कोना एक कड़वी मुस्कान में बदल गया। तुम्हें ये सब सुनने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे माफ़ी है। लेकिन अनाया बोली, अगर तुम उसे किसी और को सौंपने में सहज महसूस नहीं कर सकते तो तुम अपना वादा क्यों नहीं पूरा करते और जीवन भर उसकी रक्षा क्यों नहीं करते?
क्या पब्लिक ओपिनियन इतना मायने रखता है? मेरे लिए यह मायने नहीं रखता, लेकिन उसके लिए मायने रखता है। वह अब एक चमकदार सुपरस्टार है। वह जितनी ज़्यादा चमकती है, उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा डार्कनेस बढ़ती है। इन सालों में मैंने उसे ज़िद्दी और लापरवाह बना दिया है, अनगिनत दुश्मन बनाए हैं। बहुत सारे लोग उसके पतन का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें उसे पकड़ने का मौका नहीं दे सकता। अनाया ने गहरी आह भरी। बहुत सी चीज़ें उतनी सीधी नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी, खासकर हैरान करने वाले मनोरंजन उद्योग में। इसके अलावा अनाया जानती थी कि शाम को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि शेफाली को उसके लिए उसकी भावनाओं का पता चल जाएगा। अगर शेफाली उसे सिर्फ एक भाई मानती है, तो यह उनके भाई बहन के रिश्ते को एक तेज़ ब्लेड की तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अनाया, मुझे एक एहसान चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारी भावनाओं का मैं शेफाली से जिक्र नहीं करूंगी। भले ही मुझे करना पड़े, तुम्हें उसे बताने वाला होना चाहिए। श्याम की आंखों में ग्रैटिट्यूड चमक उठी। अध्याय 302, बुरा होगा तो साथ मरेंगे। श्याम भी धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने अपना सामान्य व्यवहार फिर से शुरू कर दिया। अनाया ने शुरू किया, दरअसल मैं आज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बात करने आई थी। श्याम ने पूछा, अचानक तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? उद्धरण चिन्ह। अनाया ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी है। जब शेंगयुआन के सीईओ की पत्नी ऐसी बात कहती हैं, तो इससे सीईओ का दिल टूट जाना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए और काम की व्यवस्था कर सकते हो। श्याम ने भी अपना गंभीर एक्सप्रेशन फिर से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरकार तुम राइजिंग पर हो, तुम्हें साइन करना शिगुआन के लिए एक फ़ायदा है। अच्छा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। मैं इसे जल्द से जल्द साइन करना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। साथ ही साइनिंग फ़ी को जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। श्याम ने कहा, मैंने वास्तव में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही तैयार कर लिया है। अगर तुम साइन करना चाहती हो तो तुम अभी कर सकती हो। अनाया थोड़ी स्टन रह गई। तो शिगुआन के साथ मेरा साइन करना तुम्हारी योजनाओं में हमेशा से था? मैंने अभी तक तुम्हारी साइनिंग की प्लॉटिंग कैसे करनी है यह नहीं पता लगाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ही हूं जिसकी प्लॉटिंग हुई है। श्याम ने कैंडिडली स्वीकार किया। अनाया हंसी, तो चलो अभी साइन करते हैं। जैसे ही वह साइन कर रही थी, श्याम ने जानबूझकर उसे छेड़ा, क्या तुम पुनर्विचार नहीं करोगी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट करना जारी रखूंगा? मत भूलो, मैं बहुत बड़ा स्कीमर हूँ। अनाया ने सिर भी नहीं उठाया, मुझे डर नहीं है। आखिरकार मेरे पास तुम्हारे बारे में इतना डर है, हम साथ जग आ सकते हैं। अनाया, तुम बहुत निर्दयी हो। साइनिंग पूरा होने के बाद अनाया ने कहा, श्रीमान श्याम, इससे पहले कि मैं आधिकारिक तौर पर काम शुरू करूं, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहूंगी। निश्चित रूप से, क्या एक हफ्ता काफ़ी है? उद्धरण चिन्ह, ये काफ़ी है। श्याम ने और नहीं पूछा। अनाया के छुट्टी लेने का कारण उसकी दादी से मिलने गांव जाना था। उसने बहुत समय से अपनी दादी से मुलाकात नहीं की है। कुछ दिनों में उसकी माँ की पुण्यतिथि होगी, उसकी दादी तब बहुत परेशान होंगी। हर साल इस समय अनाया गांव जाती थी और अपनी वृद्ध दादी के साथ रहने के लिए कुछ दिन वहां रहती थी। शिगुआन बिल्डिंग छोड़ने के बाद अनाया ने गौरव को फ़ोन किया। सुनने के बाद गौरव थोड़ी देर के लिए शांत रहे, फिर बोले, तुम पहले घर जाओ, मैं आज दोपहर तुम्हारे साथ चलूंगा। अनाया अविश्वसनीय रूप से हैरान थी, मैं एक हफ्ते के लिए वहां रहूंगी, क्या तुम्हारे पास समय है? अनाया, मत भूलो, मैं बॉस हूं। सिर्फ इसलिए कि वह बॉस थे, वह और भी ज्यादा व्यस्त थे। अनाया की मेमोरी में गौरव ने कभी छुट्टी नहीं ली थी। असल में तुम्हें मेरे साथ आने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली जा सकती हूँ। वहाँ ग्रामीण इलाका है, तुम्हें आदत नहीं होगी। अनाया, क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो? अनाया स्टन रह गई, तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, तो दादी से मिलने से मुझे रोकने का तुम्हारा मकसद क्या है? अनाया चौंक गई, उसका दादी का उपयोग बहुत स्वाभाविक रूप से निकला। अनाया को सबसे ज्यादा जिस बात की चिंता थी, वह थी गौरव, जो हमेशा विशेषाधिकार का जीवन जीते थे, यकीनन उस माहौल के अनुकूल नहीं हो पाएंगे, जिससे चीजें और भी ज्यादा ट्रबलसम हो जाएंगी। गौरव ने लापरवाही से कहा, ठीक है, ये तय हो गया है। तुम पहले घर जाओ और मैं मीटिंग के बाद वापस आऊंगा। एक मिनट रुको।
अनाया ने बीच में टोका, मुझे पहले अपने घर जाना होगा। मैंने दादी के लिए खरीदे कुछ कपड़े वहीं छोड़ दिए थे। ठीक है, तो मैं तुम्हें सीधे विला से पिक कर लूँगा। अनाया ने फ़ोन रखने के बाद वह अनाया फैमिली विला वापस चली गई। उसने अपनी दादी के लिए कुछ नए सर्दियों के कपड़े और जूते खरीदे थे और उन्हें अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। विला लौटने के बाद अनाया ने किसी को ग्रीट नहीं किया और सीधे अपने कमरे में चली गई टू पैकअप। अनाया और लियू रुयन घर पर नहीं थे। जियांग वेई वेई अभी अभी वापस आई थी। उसने आज एक प्रसिद्ध निर्देशक की नई फिल्म में मुख्य महिला भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उसे पहले दौर में ही बाहर कर दिया गया। परेशान और अपने गुस्से के लिए कोई आउटलेट नहीं होने के कारण अनाया को अपने कमरे में पैक करते हुए देखकर उसने दरवाज़ा खोलकर लात मारी और अंदर चली गई। अनाया, तुम सच में खेल खेलने में अच्छी हो, यहाँ तक कि एसएच फिल्म ग्रैंड सेरेमनी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। अध्याय 303, जानबूझकर झगड़ा करना। अनाया ने कैजुअली जियांग वेई वेई को देखा। जियांग वेई वेई, ट्रबल मत करो, मैं पैक कर रही हूँ और तुरंत चली जाऊंगी। उसे पैक करते हुए देखकर जियांग वेई वेई और भी ज़्यादा एनरेज्ड हो गई। जियांग वेई वेई ने ताना मारा और स्नेह किया, क्या जियांग परिवार पहले ही तुम्हें मिसेस गौरव को सह नहीं पाया, भले ही यह अभी तक बर्बाद नहीं हुआ है। क्या तुम हमसे नाता तोड़ने के लिए इतनी उत्सुक हो? अनाया, तुम्हारे पास सच में कोई कॉन्शियंस नहीं है। जियांग वेई वेई को अनाया का कंपोज चेहरा देखकर बहुत घृणा महसूस हुई। कल का दिन उसका सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था। एसएच फिल्म और टेलीविज़न फेस्टिवल के दौरान अनाया ने एक पुरस्कार जीता, लेकिन साथ ही एक चौंकाने वाला स्कैंडल सामने आया। उसे विश्वास था कि इस बार अनाया के इन्फ्लुएंसेस की परवाह किए बिना वह पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। वह इतनी खुश थी कि पूरी रात सोई नहीं। हालांकि सुबह तक ये पता चला कि वे स्कैंडल उसके और एक पॉपुलर स्टार की नई फिल्म के लिए सिर्फ एक प्रेल्यूड थे। बस कुछ ही घंटों में अनाया बदनाम होने से लेकर स्पॉटलाइट में वापस आ गई। उसकी सारी खुशी व्यर्थ थी। इस वजह से वह टेरिबल मूड में थी और आज अपने ऑडिशन के दौरान गड़बड़ी कर दी और तुरंत बाहर हो गई। ये सब अनाया की गलती थी। अनाया ने बस जियांग वेई वेई को इग्नोर कर दिया। जियांग वेई वेई ऐसी ही थी, तुम उससे जितना ज़्यादा उलझोगी वह उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा लेगी। वह पूरी तरह से अनरीजनेबल है। अनाया ने बस उसे एक इनविजिबल इंसान माना और अपना लगेज पैक करना जारी रखा। लेकिन जियांग वेई वेई को उसकी इंडिफरेंस सबसे ज़्यादा नापसंद थी। उसने अनाया का सारा पैक लगेज पकड़ा और फर्श पर बिखेर दिया। अनाया, तुम मुझे इग्नोर करने की भी हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें आज दिखाती हूँ। बड़े वो कि जियांग वेई वेई कोई ट्रिफल्ड विद इंसान नहीं है। अगर यह अतीत में होता तो अनाया पलटवार करती। आखिरकार उसके पास टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था और जियांग वेई वेई कुछ हद तक रिजर्व थी। लेकिन आज सामान्य जैसा नहीं था। अनाया ने बस देखा जैसे जियांग वेई वेई उसका लगेज खराब कर रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जियांग वेई वेई ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अनाया के सामान पर निकाल दी और अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट महसूस किया। हालांकि जियांग वेई वेई को एक ऑमनस फीलिंग हुई जैसे कुछ गलत था। उसे लगा कि अनाया की प्रतिक्रिया आज असामान्य थी। इसके अलावा अनाया की नज़र उस पर नहीं थी, वह उसके पीछे घूर रही थी। जियांग वेई वेई के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ी और गौरव को दरवाजे पर बर्फीले एक्सप्रेशन के साथ खड़ा देखा। जियांग वेई वेई का दिल पूरी तरह से डूब गया। अनाया, ये बिच, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शांत थी। अगर यह अतीत में होता तो वह शायद उसे मार चुकी होती। लेकिन आज उसने एक मीक और पेशेंट व्यवहार अपनाया। ये पता चला कि उसे शुरू में ही पता था कि गौरव आ रहा है। उसने जानबूझकर उसे खुद को बेवकूफ़ बनाया, जानबूझकर गौरव को उसके बारे में कम सोचने पर मजबूर किया। वह गौरव के सामने इतने समय से एक जेंटल और वर्चुअस महिला होने का नाटक कर रही थी, और अब वह अनाया के जाल में फंस गई और सब कुछ बर्बाद कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग वेई वेई घबरा गई और चिल्लाई, जीजा जी। गौरव ने बिना किसी जल्दी के अंदर चले गए और जब वह उसके पास से गुजरे तो जियांग वेई वेई की उपस्थिति को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्होंने सिर्फ अनाया से कहा, मैं तुम्हें पैक करने में मदद करूंगा। फिर उन्होंने एक एक करके वे चीज़ें उठाईं जिन्हें जियांग वेई वेई ने गड़बड़ कर दिया था। जियांग वेई वेई बस वहीं खड़ी थी। क्या यह उसके चेहरे पर एक साफ तमाचा नहीं था? अनाया बिच के अलावा और कुछ नहीं थी। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान जानता है कि कब पीछे हटना है।
जियांग वेइवेई ने अपना गुरूर निगल लिया और गौरव से माफ़ी मांगी। जीजा जी, मुझे माफ़ करना, आज मेरा मूड खराब था और मैं बस वेंटिंग कर रही थी। वह बात करते समय दयनीय होने का नाटक कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू किसी भी पल गिरने के लिए तैयार थे। गौरव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कोल्डली कहा, तुम्हें अपनी बहन से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। अनाया से माफ़ी मांगो। क्या यह उसके लिए एक अपमान नहीं था? अध्याय 304। क्या तुम आमतौर पर ऐसे ही बुली होती हो? जियांग वेइवेई ने दांत पीसे, दीदी, मुझे माफ़ करना। मैं अभी इम्पल्सिव थी। मैं तुम्हें साफ करने में मदद करूंगी। तुम बाहर जाओ, अनाया ने शांति से कहा। जियांग वेइवेई के भीतर गुस्सा उबल रहा था। जैसे ही गौरव आए, वह उसे बाहर फेंकना चाहती थी। क्या उसे उससे इतना गार्ड करना पड़ा? लेकिन अब ज़्यादा देर तक रुकना वाकई सही नहीं था, या शायद गौरव उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। अपनी आवाज़ को दबाते हुए जियांग वेइवेई ने कहा, तो दीदी, जीजा जी, कृपया अपने काम के साथ आगे बढ़ें। मैं पहले चलती हूँ। वे शब्द कहने के बाद जियांग वेइवेई कमरे से चली गई। हालांकि गौरव ने एक अनहैप्पी लुक अपनाया। सामान्य समय में क्या तुम उसे बस ऐसे ही बुली करने देती हो? अनाया मुस्कुराए, अगर वह कोशिश भी करे तो वह मुझे बुली नहीं कर सकती। अगर बात हाथापाई पर आ जाती तो वह मेरे लिए मैच नहीं होती। मैं बस उससे बहस करने की परवाह नहीं करती। सिर्फ तुम्हारे पास ही इतना ब्रॉड हार्ट है। अनाया हंसी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये कुछ भी नहीं है। मुझे इसकी आदत है और वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि तुम्हें इसकी आदत है कि मैं और ज़्यादा गुस्से में हूँ। अनाया, तुम किस तरह के परिवार में पली बड़ी हो कि तुम इतनी पेशेंट हो? वह किस तरह के परिवार में पली बड़ी होगी? ये वही परिवार था जिसमें वह रहती थी। जियांग वेइवेई का व्यवहार पहले सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, लेकिन अनाया ने फिर भी गौरव को कंफर्ट किया। गुस्सा मत हो, क्या यह अच्छा नहीं है कि हम आखिरकार छुट्टी पर कुछ समय एक साथ बिता रहे हैं? क्या तुम इसके लिए उत्सुक नहीं हो? उसका जिक्र करने से गौरव का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। एक बार जब उनका लगेज पैक हो गया तो गौरव उसे कमरे से बाहर ले गए। अप्रत्याशित रूप से जियांग वेइवेई दरवाजे पर खड़ी थी, टिमरली पूछ रही थी, जीजा जी, दीदी, क्या आप दोनों वेकेशन पर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गौरव अचानक मुड़े, उनकी आवाज़ ठंडी थी, क्यों, क्या तुम भी आना चाहती हो? जियांग वेइवेई चौंक गई। वह इंस्टिंक्टिवली जानती थी कि गौरव उससे सच में नहीं पूछ रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुद को कहने से नहीं रोक पाए, मेरे पास इन दिनों कुछ फ्री समय है, अगर आप लोगों को बुरा न लगे। उद्धरण चिन्ह। माफ़ करना, हमें बुरा लगता है। ये कहने के बाद उन्होंने अनाया को हाथ से पकड़ा और सीधे नीचे चले गए। जियांग वेइवेई इतनी गुस्से में थी कि वह पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं, उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। अगर यह अनाया नहीं होती जिसने उसे गौरव के सामने अभी शर्मिंदा किया था, गौरव उससे इतना स्कॉन और डिसडेन क्यों करते? अनाया, देखते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन और कितने समय तक चलते हैं। तुम दोनों अब जितने ज़्यादा अफेक्शनेट हो, उतना ही यह अंततः नफरत की एक नाइफ बन जाएगा। लिू रुयन ने कहा कि वह लगभग तैयारी पूरी कर चुकी है। जियांग वेइवेई पहले से ही उन्हें टूटते हुए, एक दूसरे से नफरत करते हुए और अंततः अजनबी बनते हुए देखने के लिए इच्छ कर रही थी। एक बार जब वे कार में बैठ गए तो अनाया ने चिढ़ाते हुए गौरव से कहा, तुम अभी सच में चाइल्डिश थे, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा न ही है। गौरव ने सिर्फ जवाब में हैंग मफ किया, अगर वह तुम्हें फिर से बुली करने की हिम्मत करती है तो मैं कुछ और भी चाइल्डिश कर सकता हूँ। इसके साथ ही कार शुरू हुई और जियांग परिवार के विला से बाहर निकल गई। अनाया की दादी सीमावर्ती शहर के पास ग्रामीण इलाके में निकियाओ विलेज नामक जगह पर रहती थीं। वहाँ स्पार्सली पॉपुलेटेड था और पहुँच इनकन्वीनियंट थी। वहाँ सिर्फ एक हाईवे था। अतीत में अनाया को बस लेनी पड़ती थी, उतरना पड़ता था और फिर अपनी दादी के घर तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आमतौर पर अगर वह सुबह रवाना होती थी तो वह रात तक ही वहाँ पहुँच पाती थी। लेकिन आज गौरव खुद चला रहे थे और वे सिर्फ 4 घंटों में निकियाओ विलेज पहुँच गए। हालांकि जब तक वे पहुँचे, रात पहले ही हो चुकी थी। अनाया ने अपनी दादी को पहले से सूचित नहीं किया था कि वह आ रही है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास संचार का कोई साधन नहीं था। अनाया ने एक बार अपनी दादी के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए काम किया था।
लेकिन अब तक उसकी दादी को अभी भी इसका उपयोग करना नहीं आता था। अनाया को फ़ोन अपनी दादी के पड़ोसी को देना पड़ा और उस डिवाइस के माध्यम से वह अपनी दादी की स्थिति के बारे में अपडेटेड रहती थी। हाईवे छोड़ने के बाद वे एक बम्पी रोड पर जोल्टेड हुए, घूम घूम कर अंततः अपनी दादी के घर के कोर्टयार्ड में पार्क कर दिया। अध्याय 305 दादी गौरव को पसंद नहीं करतीं। ऐसा लगा जैसे दादी पहले ही सो चुकी थीं। आंगन में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन आज रात की चांदनी रिमार्केबल थी। अनाया कार से उतरी और दरवाज़ा खटखटाने गई। यह एक छोटा घर था जिसके दोनों तरफ दो अतिरिक्त छोटे घर थे, एक चिमनी की उपस्थिति के कारण रसोई जैसा लग रहा था और दूसरा भेड़ों का शेड था जिसमें कुछ भेड़ थीं जो भी सो रही थीं। गौरव भी कार से बाहर निकले और आंगन का निरीक्षण करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दादी, एक कोट में लिपटी हुई, दरवाजे पर खड़ी थीं। अनाया को देखकर उन्होंने उत्साह से कहा, नान तुम वापस क्यों आ गईं? उद्धरण चिन्ह। दादी अनपढ़ थीं और बचपन से ही उन्हें डायलेक्ट में नान कहकर बुलाती थीं। दादी, मुझे तुम्हारी याद आई। अनाया ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। बुढ़िया की आंखों में एक मुस्कान चमक उठी, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। इस क्षण गौरव पास आए। अनाया ने जल्दी से परिचय कराया, दादी, मेरी अब शादी हो गई है। ये मेरे पति गौरव हैं। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप उनसे पहले मिल लें। बुढ़िया गौरव को देखने के लिए मुड़ी। गौरव ने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते दादी, मैं गौरव हूँ। बुढ़िया ने उन्हें थोड़ी देर के लिए परखा, लेकिन वह ज्यादा खुश नहीं लगी। एक और प्रिटी बॉय, अंदर आ जाओ। ये पहली बार था जब गौरव को दादी के अचानक एक्सप्रेशन बदलने पर प्रतिक्रिया देना नहीं पता था। अनाया भी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरव के बारे में उसकी दादी की पहली इंप्रेशन इतनी नेगेटिव होगी। आखिरकार गौरव का चेहरा एक नेचुरल सुपीरियॉरिटी को रेडिएट करता था जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता था। बहुत सी महिलाएं उन्हें पहली नज़र में ही लव स्ट्रक हो जाती थीं और बहुत से पुरुष सहजता से उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जब वह उसकी दादी के पास आए तो उन्हें सिर्फ एक नज़र के बाद नज़रअंदाज कर दिया गया। अनाया ने गौरव को देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से एक इनोसेंट लुक था। गौरव ने चुपचाप अनाया से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अनाया ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसे भी नहीं पता। वे दोनों घर में घुस गए। भले ही कमरा साधारण था, जिसमें कुछ ही फर्नीचर थे, ये साफ सुथरा था। बुढ़िया मुस्कान के साथ अनाया को देखने लगी, नान, क्या तुमने अभी तक रात का खाना खाया है? अनाया ने सिर हिलाया, हमें अभी तक खाने का मौका नहीं मिला। बुढ़िया ने खुशी से कहा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाती हूँ। सुविधा के लिए मैंने आज सुबह बाजार से कुछ बीफ खरीदा था। अनाया ने जल्दी से कहा, दादी, बहुत देर हो गई है। हम अपने साथ खाना लाए हैं। खुद को तकलीफ मत दो। तुम लोग खाने के रूप में ब्रेड कैसे खा सकते हो? और तुम तकलीफ की बात कर रही हो? ये कहने के बाद बुढ़िया पहले ही अपने कपड़े और एक एप्रन पहनने के लिए कमरे में चली गई थीं। जैसे ही वह गौरव के पास से गुजरी, वह अचानक रुकी और बोली, तुम आओ मेरी चूल्हा जलाने में मदद करो। अनाया और गौरव चौंक गए। गौरव थोड़े बविल्डर्ड लगे, उन्हें नहीं पता था कि चूल्हा जलाने का क्या मतलब था। चूल्हा जलाना यहाँ एक स्थानीय टर्म है। यह एक ग्रामीण इलाका होने के कारण ज्यादातर परिवार, खासकर बुजुर्गों वाले, अभी भी पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाते थे। चूल्हा जलाना का मतलब था चूल्हे के पीछे बैठना और फायरवुड डालना। गौरव ये काम कैसे कर सकते थे? अनाया को समझाने का समय भी नहीं मिला और जल्दी से बुढ़िया के पास गई, दादी, मुझे करने दो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मुझे चूल्हे के पीछे रेंगना बहुत पसंद था। ये बहुत मज़ेदार था। बुढ़िया ने कहा, यह महिलाओं का काम नहीं है, ये गंदा और थकाऊ है। तुम्हें देखो, तुम्हारी त्वचा इतनी डेलिकेट है, क्या होगा अगर तुम जल जाओ? पुरुषों को ये करना चाहिए। ये ठीक इसलिए था क्योंकि यह गंदा और थकाऊ था कि वह गौरव को यह नहीं करने देना चाहती थी। भले ही गौरव कभी कभी खाना बनाते थे, उनकी रसोई एक एग्जिबिशन हॉल की तरह थी। इसके अलावा उन्हें सफाई का शौक था। वह ऐसा रफ काम कैसे कर सकते थे? गौरव अब तक पास आ चुके थे, दादी, मुझे आपकी मदद करने दें। अध्याय 306 तुम एक महिला से भी ज्यादा नाजुक कैसे हो सकते हो? गौरव पहले ही बुढ़िया के पीछे पीछे पास की कॉटेज तक चले गए थे।
अनाया उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन बुढ़िया ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। बुढ़िया ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकती। तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। रसोई में धुएं और आग की गंध बहुत तेज है। अनाया गौरव को वहां अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये गौरव थे जिन्होंने अनाया को एक मीनिंगफुल लुक दिया, ये बताते हुए कि उसे अपनी दादी की बात माननी चाहिए और अंदर नहीं आना चाहिए। अनाया अकेले अपने कमरे में रही, अपना लगेज पैक करती रही। असल में पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ कपड़े। पैकिंग के बाद अनाया बेचैन महसूस कर रही थी। उसकी दादी हमेशा से लोगों के प्रति दयालु और मेहमाननवाज रही थीं। जब उसने शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। वह अक्सर उसे अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने के लिए कहती थीं। वह अकेली क्यों थी जिन्हें गौरव आंखों को डिस्प्लीजिंग लगे? गौरव सिर्फ पोलाइट और सीरियस थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अनाया अनॉयड होकर अपने कान और गाल खुजला रही थी, लेकिन वह खुद को रसोई में झांकने से नहीं रोक पाए। रसोई का दरवाज़ा बंद था, इसलिए अनाया ने खिड़की से झांका। रसोई में उसकी दादी सब्जियां काट रही थीं। गौरव चूल्हे के पीछे बैठे आग सुलगा रहे थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया था और उन्हें पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है। उसकी दादी पास गईं, उन्हें हाथ से हाथ मिलाकर दिखाया और यहाँ तक कि बड़बड़ाईं, नान नान तुम जैसे क्लमजी आदमी पर कैसे फिदा हो गई। हे भगवान, जो इंसान इस दुनिया में गौरव को क्लमजी कहने की हिम्मत करेगा। उसकी दादी शायद पहली और अकेली थीं। जैसे ही अनाया ने गौरव को बिना जवाब दिए चुपचाप फायरवुड डालते हुए देखा, वह अचानक एक शक्तिशाली टाइगर की तरह लगे जो एक सनी प्लेन पर गिर गया हो। लेकिन गौरव अभी भी गौरव थे। भले ही वह चूल्हे के पीछे क्रैम्प स्पेस में बैठे थे, भले ही वह धुएं के कारण स्काउल कर रहे थे, उनके पूरे शरीर में अभी भी एक तरह का नोबल और अलूफ टेम्परामेंट था। उन्होंने अपना कोट उतार दिया था। अंदर उन्होंने एक पतला हल्का ग्रे स्वेटर पहना था और वह वास्तव में एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिखते थे। अनाया को कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रेसिडेंट गौरव को उनके हाई पेडिस्टल से नीचे लाया जा सकता है, लेकिन उनकी वजह से वह दिखने में क्रूड और सिंपल चूल्हा अचानक एक पिक्चरेस्क सीन में बदल गया था। अनाया ने गौरव को आग सुलगाते हुए देखा और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उनसे दूर नहीं जा सकतीं। शुरुआत में वह कुछ क्लमजी थे, लेकिन गौरव का दिमाग वाकई सोने के वजन के लायक है। उन्होंने जल्दी से सटल ट्रिक्स में महारत हासिल कर ली, अपनी हरकतों को लगातार और लेजरली बनाए रखा, यहाँ तक कि अपने खाली समय का उपयोग पीछे की फायरवुड को उनके आकार के अनुसार नीटली अरेंज करने के लिए भी किया। खैर, वह यकीनन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक गंभीर मामले के साथ एक नीट फ्रीक हैं। अनाया दरवाजे पर काफ़ी देर तक खड़ी रही, लेकिन गौरव के चीज़ों को संभालने के एफर्टलेस तरीके ने उसे अंदर जाने के बजाय मुड़ने और अपने कमरे में लौटने पर मजबूर कर दिया। अगर उसकी दादी को अभी भी गौरव नापसंद हैं और अगर वह उनका बचाव करना जारी रखती है, तो क्या उसकी दादी उनसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगी? भले ही उनके लिए उसका दिल दुख रहा था, अनाया ने इंतज़ार करने और ये देखने का फैसला किया कि चीज़ें कैसे चलती हैं। आधे घंटे बाद बुढ़िया ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक पूरी टेबल पकाए और उसे आने और खाने के लिए कहा। तभी अनाया रसोई में भागी। यकीनन उन्होंने सबसे पहले गौरव को ढूंढा। गौरव अभी अभी चूल्हे के पीछे छोटी स्टूल से उठे थे, शायद इसलिए कि वह बहुत देर तक बैठे रहे, अपने लंबे पैरों को हमेशा मोड़े हुए। वह नम हो गए थे। जैसे ही वह खड़े हुए, वह हल्के से लड़खड़ाए। अनाया जल्दी से उनका सहारा लेने के लिए दौड़ी। उन्होंने बहुत चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? गौरव के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी, मैं ठीक हूँ। दादी चूल्हे से डाइनिंग टेबल तक तैयार व्यंजन ले जाते समय एक नज़र डाली और बोली, वह इतना छोटा काम करने में भी बेकार है। ये डिसेंट आदमी एक महिला से भी ज़्यादा नाजुक कैसे है? अध्याय 307, तुम्हें गौरव क्यों पसंद नहीं है? जब दादी ने वह वाक्य पूरा किया तो अनाया को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। दादी, क्या आप जानती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं? शेंग्युआन ग्रुप के सबसे युवा प्रेसिडेंट, बिजनेस रेल्म के जीनियस मास्टर, क्योटो के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले प्रतिष्ठित गौरव परिवार के नियंत्रक जिनके पास पूरे शहर को प्रभावित करने की क्षमता थी। फिर भी उनके अनुसार वह एक डेलिकेट महिला से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी प्यारी दादी, क्या आप उनकी थोड़ी डिग्निटी नहीं बचा सकती? अनाया ने अपराधी की तरह गौरव की ओर देखा। फिर भी
एक हल्की कोमल मुस्कान गौरव के चेहरे पर छाई हुई थी, उनकी आवाज़ पहले की तरह प्लेजेंट थी। दादी सही कह रही हैं, मैं भविष्य में ज़्यादा एक्सरसाइज करने का ध्यान रखूंगा। इसके साथ उन्होंने अनाया पर एक नज़र डाली। जब भी वह गौरव की आंखों में वह प्लेफुल टीज देखती थी तो उसका दिल तेजी से क्यों धड़कता था। दादी ने उसके पसंदीदा व्यंजन तैयार किए थे, एक बड़े बर्तन में स्ट्यूड बीफ, लीमा बीन्स, राइस, स्टर फ्राइड ब्रेड, स्टीम्ड एग प्लांट ये सभी अनाया के बचपन के पसंदीदा होम स्टाइल व्यंजन थे। वे तीनों एक छोटी स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठ चुके थे। अनाया की ओर मुड़ते हुए दादी ने कहा, नान नान, ज़्यादा खाओ। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। मुझे लगता है कि पिछली बार जब तुम घर आई थी तब से तुमने और वज़न कम कर लिया है। अनाया ने वास्तव में वज़न कम नहीं किया था, वह काफ़ी खाती थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी। भले ही वह कितना भी खाती, उसका वज़न ज़्यादा नहीं बदलता था। गौरव अभी भी खड़े थे। जब तक दादी ने उन्हें अनुमति नहीं दी, उन्होंने बैठने की हिम्मत नहीं की। अनाया ने जल्दी से कहा, आइए बैठ जाए और खाना शुरू कीजिए। आप जानती हैं कि मेरी दादी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, ऑथेंटिक फार्म हाउस डिशेस, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। गौरव ने दादी की तरफ देखा, जिन्होंने आखिरकार कहा, चलो एक साथ खाते हैं। गौरव बैठ गए। एक बाइट चखने के बाद उन्होंने ईमानदारी से कमेंट किया, दादी के खाना पकाने के कौशल वाकई रिमार्केबल हैं। ये ब्रेज्ड पोर्क सबसे अच्छा है जो मैंने कभी खाया है। उनकी चापलूसी को इग्नोर करते हुए दादी ने जवाब दिया, चापलूसी करने वाला। अनाया ने सोचा कि उसका दिल अब और सहन नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक रूप से गौरव हल्के से हंसे, फिर अपना भोजन जारी रखा। भले ही सभी वाइल्ड राइस डिशेज अनाया के पसंदीदा थे, इस भोजन के दौरान उसका मूड ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक रोलर कोस्टर पर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौरव ने क्या कहा, दादी हमेशा उनके शब्दों में गलती ढूंढती थीं। गौरव के साथ उनके जीवन में कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया गया था। अनाया खास तौर पर उन्हें ऑफेंड करने से डरती थी। हालांकि गौरव ने शुरू से अंत तक सोफिस्टिकेशन और पोलाइटनेस बनाए रखी, दादी की सभी रिमार्क्स को अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ स्वीकार किया। फिर भी अनाया को बहुत गिल्टी महसूस हुआ। वह उसकी दादी से मिलने के लिए दयालुता से उसके साथ आए थे, लेकिन उन्हें बदले में हर जगह असुविधा मिली। लेकिन अनाया अपनी दादी के टेम्परामेंट को समझती थी, वह एक जिद्दी बुढ़िया थीं। अगर अनाया गौरव का बचाव करने के लिए बीच में आती, तो दादी अपनी टिप्पणियों के साथ और भी ज़्यादा सख्त हो जाती। इसलिए अनाया कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। रात के खाने के बाद दादी सीधे खड़ी हुई और गौरव को आदेश दिया, बर्तन धोने के लिए आंगन से पानी ले आओ। फिर उन्होंने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, नान नान, मैंने तुम्हारे लिए सर्दियों के कॉटन शूज़ की एक जोड़ी बनाई है। मैंने ताज़ी चुनी हुई कॉटन का इस्तेमाल किया है। मेरे साथ आओ और उन्हें ट्राई करो कि क्या वे फिट होते हैं। अनाया नए जूते ट्राई करने के मूड में नहीं थी, उसका सारा दिमाग गौरव पर था। ऐसा लग रहा था जैसे दादी गौरव को पूरी तरह से एक नौकर मानती हैं। फिर भी गौरव अभी भी बेहद रिस्पेक्टफुल थे, उनके चेहरे पर गुस्से का कोई संकेत विजिबल नहीं था। उन्होंने शांति से कंप्लाई किया, ठीक है दादी, यह मुझ पर छोड़ दो। दादी अनाया को अपने कमरे में खींच लाईं। अनाया आखिरकार इसे रोक नहीं पाए और एक सवाल हकलाते हुए पूछा, दादी, आप गौरव को नापसंद क्यों करती हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दादी ने अलमारी से जूतों की एक जोड़ी निकाली, उन्होंने तेजी से जवाब दिया, तुम और तुम्हारी माँ एक जैसी हो, हमेशा सुंदर पुरुषों को चुनती हो जो अच्छे नहीं होते। तुम्हारे पिता एक अच्छे दिखने वाले आदमी थे, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी माँ इतनी कम उम्र में गुजर गईं और आधे साल के भीतर उन्होंने उस महिला से शादी कर ली जिसे ल्यू रुयन कहते हैं। अध्याय 308। आदमी जितना ज़्यादा हैंडसम उतना ही ज़्यादा यूजलेस। अनाया को आखिरकार समझ आ गया। तो ये पता चला कि दादी डैड की वजह से गौरव के प्रति द्वेष रखती हैं। दरअसल दादी अतीत में डैड के प्रति बहुत अच्छी थीं। अनाया को याद है कि हर साल घर में ताज़ी सब्जियों की एंडलेस सप्लाई होती थी, जो दादी के हेल्पर्स मीलों दूर से शहर तक लाते थे। वह हमेशा दावा करती थीं कि उनकी घर की उगाई हुई सब्जियां, जो पेस्टिसाइड फ्री थीं, खाने में ज़्यादा स्वस्थ थीं। हालांकि उसकी मां के अचानक गुजर जाने के बाद दादी को यह एक डेविस्टेटिंग ब्लो लगा। दादी ने कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया था। उन्होंने अकेले अपनी बेटी को पाला, उसे स्कूल भेजा और यहाँ तक कि भाग्य के एक स्ट्रोक के कारण उसे एक स्टार भी बना दिया।
अपनी बेटी की मौत के कारण दादी कभी भी अनाया के पिता को माफ नहीं कर सकी। कई सालों तक डैड कभी कभार गांव आते थे और यहाँ तक कि उन्हें शहर लाने का इरादा भी रखते थे टू सेटल डाउन, लेकिन हर बार दादी उन्हें शट आउट कर देती थीं। हाल के वर्षों में अनाया के पिता कम और कम आए थे। अनाया ने कहा, लेकिन गौरव गौरव हैं दादी, आप उन्हें डैड के मुद्दों में शामिल नहीं कर सकती। वे दो अलग अलग लोग हैं। बुढ़िया निराश दिखी, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की तरफ उनके लुक की वजह से अट्रैक्टेड हुई थी, है ना? लेकिन एक अच्छे दिखने वाले चेहरे का क्या उपयोग है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आदमी जितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है वह उतना ही कम रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल होता है। तुम्हारी दादी के रूप में मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ की तरह ही भाग्य से मिलो। अनाया ने उनसे रीज़न करने की बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ज़िद्दी थीं और सुन नहीं रही थीं। उनका मानना था कि सभी अच्छे दिखने वाले लोग खोखले थे और वे शहर के पुरुष उसे इस हद तक स्पॉइल करते थे कि उनके साथ किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से अनिवार्य रूप से कठिनाई होगी। अनाया को अचानक बहुत पछतावा महसूस हुआ। उसने गौरव को गांव आने से क्यों नहीं रोका? जब अनाया अपने कमरे में जूते ट्राई कर रही थी तो उसका दिमाग कहीं और था। जूते ठीक से फिट नहीं हुए और दादी ने उन्हें ठीक करने का फैसला किया। दादी के जूते ठीक करने का फायदा उठाते हुए अनाया जल्दी से कमरे से चुपके से बाहर निकल गई। गौरव ने अभी अभी कुएं से पानी निकाला था और रसोई में बर्तन धो रहे थे। उन्होंने अपना ग्रे स्वेटर उतार दिया था। अंदर उन्होंने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। ठंडे सर्दियों के मौसम के बावजूद उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। अनाया जल्दी से दौड़ी, गौरव के हाथों से बर्तन लिए और कहा, अब थोड़ा ब्रेक ले लो, मैं बर्तन धो दूंगी। गौरव उस दिन 4 घंटे गाड़ी चलाकर पहले ही थक चुके थे। उन्होंने खाना बनाया था और अब वह पानी ले जा रहे थे और बर्तन धो रहे थे। अनाया को टेरिबली गिल्टी महसूस हुआ। हालांकि गौरव ने अपनी स्लीव्स ऊपर की, अनाया को धीरे से एक तरफ धकेला और कहा, ज़रूरत नहीं है। अगर दादी ये देखती हैं तो वह शायद मुझे और भी ज़्यादा नापसंद करेंगी। अनाया ने गिल्टली माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना, तुम मेरे डैड की गलती के लिए ब्लेम झेल रहे हो। गौरव ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तब अनाया ने दादी के साथ हुई बातचीत दोहराई। गौरव गहरे सोच में दिखाई दिए। अनाया ने सुझाव दिया, तुम कल क्यों नहीं चले जाते? मेरी दादी बहुत ज़िद्दी इंसान हैं। अगर तुम रुकते हो तो तुम्हें निस्संदेह पीड़ा होगी। जैसे ही गौरव ने बर्तन धोना शुरू किया, उन्होंने कैजुअली जवाब दिया, चूंकि तुम्हारी दादी की मेरे बारे में एक बुरी इंप्रेशन है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए और उनका मन बदलना चाहिए। वह तुम्हारी दादी हैं, वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इसलिए वह मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी कठिनाई कुछ भी नहीं है। अनाया को उम्मीद नहीं थी कि गौरव ऐसा कहेंगे और वह डीपली मूव्ड थी। ठीक है, मुझे बर्तन धोने से डाइवर्ट करना बंद करो। जाओ और कमरे में अपनी दादी के साथ रहो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मसाज दूंगी। उनके जवाब का इंतज़ार किए बिना अनाया गौरव के पीछे चली गईं, उन्हें मसाज देने पर जोर दिया। गौरव के मुंह में एक मिस्चीवस मुस्कान आई, अगर तुम मेरी मसाज करना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज रात तुम्हारी स्किल्स दिखाने के लिए ढेर सारे मौके दूंगा। अनाया को पहले समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था, लेकिन एक बार जब उसने गौरव के चेहरे पर फैमिलियर स्माइल देखा तो उसे समझ आ गया। उसने इंडिग्नेंटली जवाब दिया, तुम बस बर्तनों के साथ जारी रखो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। फिर ब्लशिंग वह बाहर भाग गई। अध्याय 309। देखो तुम कितने दुखी हो। अनाया दौड़कर घर के अंदर गई तो देखा कि उसकी दादी वहां नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसकी दादी कहाँ गई थी, लेकिन वह थोड़ी देर बाद लौटी। दादी, आप कहाँ गई थीं? मैंने गौरव से बर्तन धोने और पानी लाने के लिए कहा, रसोई में बड़ा वैट भरने के लिए। अनाया आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। दादी। बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें देखो कितनी चिंतित हो। पुरुषों से ज़्यादा काम कराना अच्छा है। तब उसे पता चलेगा कि अपनी पत्नी को कैसे चेरिश करना है और तुम्हें उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है। अनाया इन्फ्यूरिएटेड महसूस करने लगी, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये कहने के बाद अनाया हफ में बाहर भागी। बुढ़िया के होंठों के कोने पर हालांकि एक मुस्कान का निशान था। अनाया के बाहर भागने के बाद उसने वास्तव में गौरव को कुएं से पानी लाते हुए पाया।
हालांकि यहाँ ग्रामीण इलाका था, उनके पास पहले से ही रनिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी थी। लेकिन हाल ही में बहुत ठंड थी। घर में पानी के पाइप जम गए थे और पानी बिल्कुल नहीं निकल पा रहा था। हालांकि ग्रामीण इलाके में हर घर के आंगन में एक कुआं होता है। साथ ही कुएं का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अधिकांश रसोई में पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा वैट भी होता है। पहले खाते समय अनाया ने ध्यान दिया कि वैट में मुश्किल से कोई पानी बचा था। इसे भरने के लिए दर्जनों बाल्टी पानी लगेगा। इसका मतलब है कि गौरव को दर्जनों चक्कर लगाने पड़ेंगे, यह शायद उन्हें थका देगा। अनाया दौड़कर आई, सीधे गौरव के हाथों से बाल्टी छीन ली। पानी लाना बंद करो, देर हो गई है, चलो मेरे साथ सो जाओ। गौरव हंसे, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अनाया, चिंता मत करो, तुम पहले सो जाओ। उसकी दादी स्टर्न लुक के साथ दरवाजे पर खड़ी थीं। गौरव ने एक नज़र डाली, अनाया से बाल्टी वापस ले ली और उससे फुसफुसाए, ठीक है, मुझे दादी को कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारा पति इतना कमज़ोर नहीं है। तो उन्होंने पानी लाना जारी रखा। दूर से अनाया भारी मन से देखती रही। गौरव वास्तव में स्टबर्न थे। साफ तौर पर उसकी दादी उनके लिए चीज़ें मुश्किल बना रही थीं, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया। लेकिन अनाया अपनी दादी को पीछे हटने के लिए मना नहीं कर सकी और वह गौरव को भी नहीं मना पाए। थोड़ी देर देखने के बाद दादी ने कहा, एक बार जब वैट भर जाए तो तुम सो सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए रज़ाइयाँ बिछा दी हैं, मैं अब सोने जा रही हूँ। जैसे ही दादी घर के अंदर गईं, अनाया ने एक और बाल्टी पकड़ने का इंतज़ार नहीं किया। उसने गौरव के साथ पानी लाना शुरू कर दिया। गौरव खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी स्लीव्स ऊपर की और माथे पर बल डाला, तुम्हें पानी लाने की अनुमति नहीं है, अंदर जाओ और आराम करो। अनाया ने कहा, मैं तुम्हारे जितनी ही मजबूत हूँ, मत भूलो मैं टेक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। फिर भी तुम्हें अनुमति नहीं है। क्यों? ये लड़कियों का काम नहीं है। ढिलाई बंद करो, अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो ये तेज हो जाएगा, चलो एक कंपटीशन करते हैं। गौरव ने अनाया को स्पीचलेसली देखा। अनाया, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे अक्षम महसूस होगा। मेरी पत्नी मीनियल लेबर्स के लिए नहीं बनी है, कभी नहीं। अनाया, वह वास्तव में एक स्ट्रेट मैन की मानसिकता को नहीं समझ सकती थी। क्या पानी लाने से इस बड़े सीईओ के गुरूर को चोट पहुंच सकती है? अंत में अनाया को हार माननी पड़ी, लेकिन फिर भी वह चिंतित थी और उनके साथ रही। अनाया डेलीज पर बैठी थी, गौरव को पानी लाते हुए आगे पीछे जाते हुए देख रही थी। उसे लगा कि यह आदमी किसी और के जैसा नहीं है, यहाँ तक कि पानी लाते समय भी। उनके पास हमेशा एक शांत और नोबल डिमीना, एक एलिगेंट ऑरा थी। उनके द्वारा किया गया हर कदम कला का एक नमूना माना जा सकता था। अनाया ने स्वीकार किया कि वह गौरव को पानी लाते हुए देखकर इन्फैचुएटेड थी। अध्याय 310, प्यार से बड़ी ताक। अनाया बैठी रही दरवाजे की देहलीज पर, जहां उसने गौरव को पानी भरते देखा था। उसका दिल अजीब से भर गया था। वह गिल्टी थी कि उसकी वजह से गौरव को ये सब सहना पड़ रहा है, फिर भी वह इन्फैचुएटेड थी उस सम्मान से जिसके साथ वह ये सब कर रहे थे। एक एक करके बाल्टियां भरती गईं और कुएं के पानी की टपकने की आवाज़ रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। गौरव पसीने से भीग चुके थे। आखिरकार गौरव ने अपनी बाल्टी ज़मीन पर रखी और सीधा खड़े हुए। उन्होंने पानी से भरे हुए बड़े हौद वैट की तरफ देखा और एक संतुष्टि की सांस ली। वह मुड़े और अनाया की ओर बढ़े। लगता है अब मीनियल लेबर खत्म हो गया है, उन्होंने हंसते हुए कहा। उनके लहजे में कोई थकान या शिकायत नहीं थी, सिर्फ मजाक था। अनाया तुरंत खड़ी हो गई। उसने उनका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन गौरव का हाथ गर्म था, मेहनत से तपा हुआ। तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, अनाया ने चिंता से कहा। तुम्हें अंदर चलना चाहिए। गौरव ने अनाया का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कसकर पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, दादी ने जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान मत दो, उन्होंने कहा। वह बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। उन्हें सिर्फ ये दिखाना ज़रूरी था कि मैं उन्हें सम पुरुषों जैसा नहीं हूँ जो जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन वह बहुत ज़िद्दी हैं। तुम्हें चोट लग रही है, अनाया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। गौरव ने अनाया की आंखों में देखा। उनकी आंखों में वही गहराई और स्नेह था जो उसे हमेशा अपनी तरफ खींचता था। एक हफ्ता ज़्यादा नहीं है।
मैं उन्हें मना लूंगा, गौरव ने धीरे से कहा। और रही बात पीड़ा की, अनाया, तुम्हारी दादी का प्यार पाने के सामने यह मेहनत कुछ भी नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा आसान है। फिर उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी शरारती मुस्कान आई। उन्होंने अनाया को गोद में उठाया, उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए, अब चूंकि मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, तो क्या तुम मुझे वह मसाज दोगी जिसका वादा किया था? अनाया के गाल गुलाबी हो गए। दादी ने भले ही उन्हें डेलिकेट कहा हो, लेकिन उनके हाथ की मजबूती और उनकी मजबूत बाहें कुछ और ही कह रही थीं। उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि खुशी से उनके सीने से लग गईं, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए गौरव किसी भी चुनौती को पार कर सकते थे, भले ही वह चुनौती बर्तन धोने या पानी भरने की क्यों न हो। दादी की बात भले ही कड़वी थी, लेकिन अनाया को आज पहली बार एहसास हुआ कि गौरव का प्यार और कमिटमेंट किसी भी नए या पूर्वाग्रह से कहीं ज्यादा ताकतवर था। क्या गौरव अपनी दादी का दिल जीतने में कामयाब होंगे, या क्या दादी उन्हें और परीक्षाएं देंगी?